फरवरी 1 को निर्मला सीतारमण जी ने यूनियन बजट पेश किया। उसमें 6 पिलर के साथ ये यूनियन बजट बनाया। फर्स्ट टाइम इन द डेकेड डिजिटल में ये यूनियन बजट पेश किया। तो सारे लोग ने इसमें मिडिल क्लास कॉमन आम आदमी के लिए क्या है बोल के एक सवाल उठा रहे हैं। तो जहाँ तक ये बजट है, ये एक्सपेंडिचर बजट है, तो इसमें हम कॉमन मैन के लिए, आम नागरिक के लिए इसमें भले ही ना दिखे हो, मगर इसमें जो खर्च कर रहे हैं वो फ्यूचर में हमको कैसा काम आएगा, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। और इससे पहले कौन सा आर्टिकल हमको हर साल यूनियन बजट बनाने के लिए हमको प्रेरित करती है, क्या ये कानूनी की तरह ये यूनियन बजट पेश करना ज़रूरी है, कौन सा आर्टिकल ये यूनियन बजट के बारे में बोलती है हमारे राज्यांग में, और कितनी तरह बजट्स है। तो ये एक्सपेंडिचर बजट में हमको आम आदमी के लिए क्या है फ्यूचर में, ये सब हम जानेंगे। उससे पहले ये 6 पिलर्स वाली ये यूनियन बजट में आज इस वीडियो में पहले पिलर जो निर्मला सीतारमण जी ने बोले कि हेल्थ एंड वेलबीइंग, इस पिलर के बारे में, और उसमें जुड़ा हुआ प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के बारे में और कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, सब हम इस वीडियो में जानेंगे। फिर देर किस बात की। वेलकम टू जस्ट भारत। मैं हूँ सुधा रानी, आप देख रहे हैं जस्ट भारत। वेलकम। हाय, वेलकम बैक। ये यूनियन बजट के बारे में हमारे राज्यांग में आर्टिकल 112 हमको बताती है कि ये हर साल का रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर को एक्सप्लेन करने वाली एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो यूनियन बजट बोल के कहीं पे हमारे राज्यांग में लिखा नहीं है। जो भी लिखा गया है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल के ही लिखा जाता है, क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बोले तो रसीद और खर्चा के बीच में क्या व्यवस्था बनी गई वो सब बोलने वाली एक स्टेटमेंट है। इसे आर्टिकल 12 की द्वारा हमारे लोकसभा में वित्त मंत्री हर साल ये बजट पेश करते हैं। ऐसे ही तरह निर्मला सीतारमण जी भी इस 2021-22 में कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन्हें उसको हम बजट बोलते हैं, वो बजट को पेश किया, जिसमें 6 पिलर्स 4 स्तंभ के ऊपर ये बजट बनाया गया। और ये पहली इस डेकेड के डिजिटल ऐप के थ्रू बिना कोई कागज़ इस्तेमाल करते हुए बजट पेश किया। तो इस बजट में हम सब लोगों को एक डाउट आया कि आम आदमी के लिए इसमें क्या है। तो पहले हमको आम आदमी के लिए इसमें इस बजट में क्या है बोलने समझने के लिए पहले हमको कितनी तरह बजट होती है, और इस साल जो बजट पेश किया गया उसमें हमको आम आदमी के लिए क्या है, हम सब जानने से पहले कितने तरह बजट रहेंगे हम एक बार देखना चाहिए। तो हम जब बजट के बारे में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112 के बारे में बोलेंगे तो 3 तरह के बजट्स होते हैं: बैलेंस्ड बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। बैलेंस्ड बजट बोले तो रसीद और खर्चा में इनकम कितना आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है, वो बैलेंस की तरह हुआ तो ये बैलेंस्ड बजट होती है। तो सरप्लस बजट बोले तो हमारा तो आम आदमी पर बहुत टैक्सेस रखा जाएगा, जिसके तहत एक्सपेंडिचर कम होती है और रसीद जो भी
टैक्सेस के द्वारा आया हुआ इनकम गवर्नमेंट का ज़्यादा होती है, कुछ भी एक्सपेंडिचर नहीं करती गवर्नमेंट, उसको सरप्लस बजट बोलती है। जो डेफिसिट बजट है बोले तो थर्ड मॉडल है डेफिसिट बजट। ये डेफिसिट बजट को हम इस तरह देख सकते हैं कि एक्सपेंडिचर से ज़्यादा ही खर्च करने वाले बजट को ये डेफिसिट बजट बोलते हैं। और ये इस तरह ही ये निर्मला सीतारमण जी कोरोना के काल में बिना इसको हम इस बजट को यूनियन बजट को एक्सपेंडिचर बजट और बैलेंस्ड बजट भी बोल सकते हैं, क्योंकि आम आदमी पर कुछ भी स्लैब्स उनका इनकम का स्लैब्स बढ़ाते हुए कुछ भी टैक्स इम्पोज नहीं किया निर्मला सीतारमण जी। और इसमें एक्सपेंडिचर 12 लाख करोड़ बारोइंग करके बोले तो इन्वेस्टमेंट ला के यहाँ पे खर्च कर रहे हैं, ताकि ये कोरोना काल में जो भी हमने पाया, जहाँ जहाँ हमको इन्वेस्ट करना है, जिस तरह से हम इन्वेस्ट करें तो फ्यूचर हमारा अच्छा होगी, ये सब हाँ 6 स्तंभ के द्वारा निर्मला सीतारमण जी एक्सप्लेन करके और उस पर एक्सपेंडिचर खर्च करने के लिए जो भी प्रोजेक्ट छूटा गया उसके लिए 12 लाख करोड़ इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम बारो कर रहे हैं। यहाँ से वर्ल्ड बैंक से, ऐसा नहीं तो डिसइन्वेस्टमेंट करके। तो ये 12 लाख करोड़ को हम बारो करने से हमको ये एक्सपेंडिचर करने की क्षमता मिलती है। तो गवर्नमेंट कोरोना काल में जहाँ ज़्यादातर जॉब लॉसेस और इसमें कॉमन मैन को बहुत सफ़र हो रहे हैं, इसीलिए कुछ भी पिछले साल का स्लैब रेट्स चेंज नहीं किया, कोई आइटम्स का बढ़ावा चढ़ावा या कम करके दिखाने की कोशिश नहीं की, और जो भी पिछले साल है वही कंटिन्यू करके आया, ताकि मिडिल मैन को इसमें इस कोरोना काल में और तकलीफ़ ना उठाए। तो इसलिए डिसइन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, ताकि एसेट्स को बेच के, डिसइन्वेस्टमेंट बोले तो अपना जो भी प्रॉपर्टी होती है उसको बेच के एक गवर्नमेंट अपना इनकम बढ़ाती है ताकि एक्सपेंडिचर खर्च करे। तो इस 2021 में 1.7 लाख करोड़ टारगेट बनाया गवर्नमेंट अपने डिसइन्वेस्टमेंट से मनी को इकट्ठा करने के लिए। तो 2.1 लाख करोड़ पिछले साल में टारगेट था, मगर इस बार उसको कम करके 1.75 लाख करोड़ ही डिजिटल की तरह इनकम को ला रही है। तो 12 करोड़ में केवल 1.75 करोड़ का ही हमको इंडिया से मिल रही है। फिर 11 लाख का जो भी अमाउंट होगा हम लोग वर्ल्ड बैंक से ऐसा ला के यहाँ पे खर्च कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर जब भी ऐसा पैंडमिक टाइम आया तो ये हमको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में तकलीफ़ ना हो, और हेल्थ में तकलीफ़ ना हो, फ्यूचर की हेल्थ में हमारे कुछ तकलीफ़ ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े सब देश में, सब हर एक गांव में कनेक्टिविटी रखे, ऐसा 6 स्तंभ से ये बजट को बनाया गया है। तो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के पहले हम लोग ये बजट में निर्मला सीतारमण जी गवर्नमेंट, मोदी जी गवर्नमेंट ने पहले ऐसा कोविड पैंडमिक को देखकर इसको कैसे फिर अगर दूसरा ऐसा पैंडमिक का ना आने से पहले हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे इसको रोक सकते हैं, उस पर ध्यान देने वाले के लिए ये बजट में है। और अगर हम उसको रोक नहीं सके, कहीं बाहर से कुछ ऐसा ही वायरस हमारे इंडिया में आ गए, नहीं तो इंडिया में ही कुछ वायरस पैदा हुए, तो प्रिवेंशन बोले तो जैसे मोदी जी ने इस कोविड काल में बहुत बार बाहर आके आप 2 गज की दूरी जरूरी और
जान भी जहान भी आप दो मास्क और सैनिटाइज़र करने के लिए उन्हें कैसे प्रोत्साहन दिया, ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स ताकि ऐसे पैंडमिक्स ज़्यादा ना स्प्रेड ना होए, ऐसा फिर आया तो कैसे इसको प्रिवेंट करना है, वो सब मेजर्स के लिए भी इस बजट ने सोच के रखा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, प्रिवेंटिव एक हेल्थ केयर सिस्टम्स के द्वारा पहले लोगों को प्रिवेंशन के लिए बहुत जोर देती है, ताकि एडवर्टाइजमेंट्स ऐसा करके जोर देती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है देश में, कहाँ से कुछ पैंडमिक कुछ वायरस आ रहा है, क्या किया ऐसा वो लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए ये इस बजट के तहत जो भी अमाउंट लगाया गया उसमें ये लोग एडवर्टाइजमेंट हेल्थ केयर सिस्टम से और आंगनवाड़ी से एरिया से ये लोग हमको प्रिवेंट करने के लिए प्रचार बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। अगर प्रचार करने से भी ये लोग अगर ये ऐसा पैंडमिक्स बढ़ गया तो क्यूरेटिव मेजर्स लेने के लिए उसको कैसे क्यूर करना है, क्या उसको वैक्सीन चाहिए, कहाँ से मिलेगा, कितना लोगों को चाहिए, सब हिसाब रखने के लिए क्यूरेटिव मेजर्स भी लेने के लिए इस प्रधानमंत्री बीमा योजना स्वास्थ्य योजना में ये इसको इम्पोर्टेंस देने वाले हैं। और वेल बीइंग, अगर एक बार कोरोना से बाहर आ गए जो भी, मगर लॉन्ग टर्म इसका उन पर इनका हेल्थ पर जो भी तकलीफ होती है उसको कैसे टाल दिया जाए, क्योंकि हम लोग ज़्यादा से लोग कोविड से रिकवरी हो रहे हैं मगर उनके फिर से कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, तो उसको कैसे टैकल किया जाए, इसके लिए हम ताकि भारत में हर लोग स्वस्थ रहे, इसके लिए भी ये बजट बहुत ज़्यादा प्राधान्य दिया गया है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, ये निर्मला सीतारमण जी का हेल्थ एंड वेल बीइंग पहले स्तंभ का बोले तो प्राइमरी 2.3 लाख करोड़ इस बजट में हेल्थ एंड वेल बीइंग के लिए बढ़ाया, बोले तो ये 137% हाइक है प्रीवियस ईयर से, ये बहुत ज़्यादा 137% हेल्थ एंड वेल्थ बीइंग के लिए खर्च करने वाले हैं ताकि आम आदमी का स्वास्थ्य अच्छा रहा। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के लिए इस बजट में 64,180 करोड़ इसमें खर्च करने के लिए ये बजट निकाला गया है। 35,000 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन के लिए इस बार मोदी जी गवर्नमेंट खर्च करने वाली है ताकि कोविड वैक्सीन हमको मुफ्त में मिले, क्योंकि हम 19 कंट्रीज़ के लिए हम वैक्सीनेशन फ्री में बेच रहे हैं। तो स्वास्थ्य भारत योजना कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे अब हम देखेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि आम आदमी के लिए ये फ्यूचर में कैसा काम आएगा ये बजट, बोल के हम एक बार देखेंगे। ये बजट में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी जो भी हेल्थ केयर सिस्टम होती है उस पर ध्यान दिया जाएगा, उसको रेनोवेशन न्यू मॉडल की तरह उनको जो भी पैंडमिक जैसे डिजीज़ेस को भी ये टैकल करने के लिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी जो भी हॉस्पिटल्स होती है उसमें वो लोग खाली बातों में नहीं, कैसा करने का प्लान भी बताया। ये प्लान बोले तो कैसा होगा, बोले तो प्राइमरी में इस पर ध्यान दिया गया। प्राइमरी बोले तो इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ केयर लैब्स, क्योंकि हम कोरोना काल में देखा कि हम ब्लड सैंपल दिए तो दिल्ली या बॉम्बे या पुणे के जाकर वहाँ के टेस्ट करने के बाद 2 दिन के बाद हमको रिपोर्ट्स मिलने वाली थी, तब जाकर ये वायरस और बढ़ने, क्योंकि आदमी को नहीं पता उसको है कि नहीं, वो फिर और जगह में घूम तो उन लोगों को भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं, ऐसा ये बढ़ने की चांसेस है। जब जल्दी से जल्दी अगर लैब्स प्रावधान है तो हमको इतना देर होने की ज़रूरत नहीं, रिपोर्ट्स इमीडिएटली आ जाते हैं। इसीलिए प्राइमरी सेक्टर में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ केयर लैब्स ये
कहाँ पे हमारे पूरे देश में 739 डिस्ट्रिक्ट्स रहते हैं। इस डिस्ट्रिक्ट्स में ये डेवलप करने के लिए ये प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना में इसको प्राधान्यता दी गई है। तो ये लैब्स हो गया है। जब अगर पैंडमिक जैसे कोरोना जैसे है तो हमको पुणे दिल्ली भेजकर रिपोर्ट्स लाने के लिए उसके लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं होगी अगर हर एक डिस्ट्रिक्ट में पब्लिक हेल्थ लैब होगी तो इसके और डिस्ट्रिक्ट्स में तो फिर ब्लॉक्स तो ग्राम विलेजेस में क्या होगा, ग्राम पंचायत इसमें क्या बोला तो ग्राम पंचायत ब्लॉक्स में डिवाइड होती है। जो ये ब्लॉक्स में 11 स्टेट्स में अब तक इस बजट के तहत 11 स्टेट में पायलट प्रोजेक्ट की तरह 3382 पब्लिक हेल्थ यूनिट्स को खोला जाएगा ताकि वहाँ पे जल्दी से जल्दी चेकअप हो और वो लोग डिस्ट्रिक्ट या बड़े अस्पताल आने के पहले ही उन लोगों को अपना हेल्थ के बारे में पता हो ताकि वो लोगों को ये पैंडमिक फैलने से ही पहले इसको रोका जाए। तो इसके लिए यहाँ पे 3382 ब्लॉक्स में पब्लिक हेल्थ केयर यूनिट्स को खोला जाएगा और 739 डिस्ट्रिक्ट्स में पब्लिक हेल्थ लैब्स को खोला जाएगा। तो ये ब्लॉक्स में केवल 11 स्टेट्स में ही ये ब्लॉक्स खोला जा रहे हैं। तो हेल्थ यूनिट्स इन 11 स्टेट। तो मैं आपसे इस वीडियो में एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या है हमारे देश में कौन सा पूरे देश में 29 स्टेट 7 यूनियन टेरिटरीज में कौन सा बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और कौन सा छोटा डिस्ट्रिक्ट है? आप हमको कमेंट में ज़रूर बता दीजिए अगर आपको पता है तो, नहीं तो मैं आंसर इस वीडियो के एंड में दे दूँगी। क्रिटिकल फिर इस प्रधानमंत्री आवास स्वास्थ्य योजना में क्या कर रहे हैं, क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल्स भी अगर प्राइमरी में फेल हो गया, प्राइमरी हेल्थ लैब्स में इसको कंडक्ट कर दिया, वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा तो कहाँ जाना है उन लोगों को? तो क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल्स वहाँ पे स्पेशली पैंडमिक्स को ट्रीट करने के लिए ट्रीट करने के लिए हॉस्पिटल्स 602 डिस्ट्रिक्ट्स तो ब्लॉक्स में अगर ग्राम पंचायत के लोग अगर हेल्थ लैब्स में टेस्ट करें उनको वहाँ पे ट्रीटमेंट ठीक तरह मिल रहा है तो वो लोग दिल्ली हैदराबाद ऐसा कैपिटल सिटीज़ में आने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि क्रिटिकल हेल्थ केयर हॉस्पिटल 602 डिस्ट्रिक्ट्स में डेवलप करेंगे। और सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस बोले तो जैसे हमको एम्स नीम्स है वैसा इंस्टीट्यूशंस हमको 12 इंस्टीट्यूशंस ऑल ओवर इंडिया को बड़े तहत से ये एस्टेब्लिश करने वाले हैं। जो भी है उन लोग उसको रिन्यू करेंगे, जो जहाँ पे नहीं है उसको फिर से उसको डेवलप करेंगे। तो ये होती है ये आत्मनिर्भर भारत का स्वास्थ्य योजना का ये पहला प्राइमरी है। तो सेकेंडरी में प्राइमरी मॉडल में ये हेल्थ केयर हेल्थ लैब बोले तो डिस्ट्रिक्ट में है, विलेज में है और डिस्ट्रिक्ट के कैपिटल्स में ये क्रिटिकल सेंटर्स होगी और ऑल ओवर इंडिया 11 से 12 तक ये सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस होगी बोले तो उन लोगों का एडवाइस इन लोगों को मिलती रहेगी। तो क्या हमको इसके तहत और सेकेंडरी टेरिशरी में क्या कर रहा है बोले तो नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल, क्योंकि कोरोना कोई हमारे जेन्युइन की तरह आने वाली डिजीज़ नहीं है, एक वायरस फैलने से आने वाली है बोले तो नहीं फ्लू की तरह ये नहीं नया पैंडमिक वायरस से आने वाली ये वुहान वायरस को हम लोग एस्टिमेट नहीं करने से इतना देश ऑल ओवर वर्ल्ड ये सफ़र कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों को इसको पहले ही डिटेक्ट करना है, इसको ऐसा है बोल के पहले ही हमको इन्फॉर्मेशन मिलना है। इसके लिए नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल के NCDC सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस जो एस्टेब्लिश करने वाले हैं ये इसमें आती है। ये क्या करती है बोले तो पैंडमिक बोले तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर
के पास ये इंस्टीट्यूशन रहती है क्या, नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल। इसके तहत ये 1960 में थ्री ऑलरेडी है, इसको और ज़्यादा ये मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये डीजी की तरह इसको और ज़्यादा ताकत और बढ़ाएंगे, इसको स्ट्रेंथन करेंगे ताकि जल्द ऐसा पैंडमिक्स को पहले ही दफ़ा इसको प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि ये सारा बजट हेल्थ बीइंग में क्या बोले, पहले हम इस पर ध्यान देंगे कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर, प्रिवेंशन पर ही फोकस करेंगे। तो फोकस करना बोले तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लोग इस नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल से ज़्यादा इंफॉर्मेशन ला के अगर ज़रूरत पड़ी तो वो लोगों को अगवा करेंगे। तो ये 1963 में ही एस्टेब्लिश हुआ, इसको और ज़्यादा फंड्स और ज़्यादा इंफॉर्मेशन लाने के लिए इसको स्ट्रेंथनिंग करेंगे, ताकि ये यहाँ पे वायरोलॉजी लैब्स भी को एपिडेमोलॉजी वायरोलॉजी लैब्स को बहुत स्ट्रेंथन देंगे, ताकि ये लोग इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द मिनिस्ट्री को दे के, ताकि हम प्रिवेंशन के मोड पर गए तो ये जैसे पैंडमिक्स को हम पहले दफ़ा ही हम इसको काट दे सकते हैं। इसको इतनी देर तक लड़ने की ज़रूरत नहीं। ये कोरोना इतना फैला क्योंकि वुहान वायरस चाइना हम लोगों को नहीं बताया कि ऐसा कुछ एपिडेमोलॉजी वायरस बाहर आई है, इसको प्रिवेंट करना है, इसीलिए ये फैल गया। ऐसा ना होना, क्योंकि हमारे देश में पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इस पर स्ट्रेंथ करिए, एनसीडीसी को स्ट्रेंथ करे तो इंफॉर्मेशन फ्लो ज़्यादा होगी, ताकि लोग अलर्ट हो गए अपने हेल्थ के लिए, वो लोग प्रिवेंट करे कुछ अपना जान दे। इसलिए इसको स्ट्रेंथन करने के लिए ये बजट में प्रावधान दिया गया है। और एक्सपेंशन ऑफ इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल भी, तो ये लोग इंफॉर्मेशन लेंगे तो ये सब कहाँ पे होगी। सपोज़ मैं देखना चाहती हूँ तो बोले तो कुछ डॉक्टर्स साइंटिस्ट इसको हमेशा की तरह चेक करना चाहते हैं, तो क्या होगा। और मैं कहीं पे हैदराबाद में बैठकर मेरा एक टेस्ट हुआ, तो मेरा डेटा के लिए कुछ सजेशंस चाहिए, तो दिल्ली में बैठा हुआ डॉक्टर को कैसा पता चलेगा, मैं रिपोर्ट्स लेके नहीं जा सकती वहाँ पे। तो ये सेंट्रल केयर हॉस्पिटल्स और ये नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल दोनों मिलके इस पोर्टल के तहत वहाँ पे डॉक्टर को ये डायरेक्टली वहाँ पे डिजिटल की तरह का मेरा रिपोर्ट ऑनलाइन होगा, मुझे एक आइडेंटिटी मिलेगी जैसे आधार कार्ड। तो मेरा एग्जामिनेशन खाली यहाँ पे डॉक्टर नहीं, सेकंड सजेशन के लिए दिल्ली में बैठा हुआ डॉक्टर साइंटिस्ट भी देख सकते हैं। ऐसा इसके लिए पोर्टल भी डेवलप कर रहे हैं। ये इस पर ज़्यादा तो आम नागरिक को अब डरने की ज़रूरत नहीं कि मेरा टेस्टिंग यहाँ पे लोकल डॉक्टर जिसको आइडिया नहीं है वहीं से हो रहा है। अगर हम इस पोर्टल में रजिस्टर होंगे, हमारा डेटा हम इस पर डालेंगे तो हमको सेकंड सजेशंस जो भी फेमस डॉक्टर्स हैं उनसे हम सजेशंस और हमारे डॉक्टर्स को सजेशंस भी मिलता रहेगा, ताकि हमारे हेल्थ से कोई खिलवाड़ नहीं हो। तो ये भी आम आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है इस कोरोना काल में, क्योंकि हम कदम बाहर नहीं रख सकते हैं। तो हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स, 2 मोबाइल हॉस्पिटल्स भी बनाने की, मोबाइल हॉस्पिटल्स, क्योंकि ये कोरोना काल में हम डॉक्टर के पास नहीं, वो डॉक्टर ही हमारे, वो हेल्थ सेंटर ही, वो हॉस्पिटल ही हमारे पास आने के लिए एक आइडिया बनाया। इसके लिए 2 मोबाइल हॉस्पिटल्स भी बना रहे हैं। तो मैं ये कहने वाली हूँ कि जो भी इस बजट में कॉमन आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है, मिडिल क्लास वाले के कुछ नहीं है, बोलने वाले को ये बताना ज़रूरी पड़ेगा, क्योंकि हमारा देश एक ऐसा मात्र देश है जहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस में कभी कोई जान नहीं देते, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ बोले तो जेन्यून पर से आने वाले हेल्थ को ही
बहुत नेचर से बहुत जुड़ने वाले लोग हैं। ये प्राकृतिक जीवन के अवलंब करने वाले रहते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये हेल्थ इंश्योरेंस का कोई आइडिया इन लोगों के नॉलेज में अब तक, जब तक कोरोना नहीं आया तब तक नहीं हो पाया। और 70 इयर्स का जो कांग्रेस गवर्नमेंट में इस हेल्थ सेक्टर में 2% ऑफ जीडीपी भी नहीं कभी इन्वेस्ट नहीं किया का, तो इसीलिए यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम इतना नाजुक होती है, यहाँ पे इतना साइंटिफिकली डेवलप नहीं होते हैं। ऊपर से जब ये हमको ये प्लस पॉइंट देखने की ज़रूरत है कि ये वुहान चाइना की जो ईटिंग हैबिट्स है ये हमारे देश में नहीं होती है, और हम प्रकृति से हर एक चीज़ को रेस्पेक्ट देने वाले, प्रार्थना करने वाले लोग हैं। हम लोग आयुर्वेदिक में, होम्योपैथी में और इसमें बिलीव करने वाले लोग हैं। जो ये कोरोना काल में ऐसा हुआ कि ये सब चेंज करने को पड़ रहा है, जो कांग्रेस ने नहीं किया अब मोदी गवर्नमेंट जी करने के लिए मजबूर नहीं, ये कोरोना हमको ऐसा सीख दे गई। इसीलिए इस हेल्थ बजट, हेल्थ एंड वेल बीइंग को एक पिलर बनाने की ज़रूरत आन पड़ी यूनियन बजट में। और हर एक देश में जो उनका पॉपुलेशन, उन लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस होती है, क्योंकि उन लोगों का पॉपुलेशन, जैसे आंध्र प्रदेश का जितना पॉपुलेशन है 4 करोड़, उतना ही पॉपुलेशन वो सब एक देश का पॉपुलेशन एक आंध्र प्रदेश का पॉपुलेशन से इक्वेट कर सकते हैं, इतना कम जनता होती है। इसलिए वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट्स ले के जाने। मगर मोदी जी के पास का सवाल है कि ये कोरोना के पैंडमिक टाइम पे सैनिटाइज़र, मास्क, वैक्सीनेशन, इसका हेल्थ केयर यूनिट्स कहीं पे कुछ भी नहीं है। तो ये स्क्रैच से, तो कीचड़ से अब हमको इसको डेवलप करने के लिए, इनके लिए बहुत ये सोचने पड़ा है, क्योंकि कांग्रेस काल में कुछ भी हमारे हेल्थ के लिए करना ही हेल्थ इंश्योरेंस है, हेल्थ लैब्स है, हेल्थ सेंटर्स है, ना ही नीम्स, एम्स जैसे इंस्टीट्यूशंस हर एक स्टेट में है। जो भी होगा अच्छे धनवान लोग एम्स दिल्ली कैसे जाकर अपना ट्रीटमेंट करा के आ लेते हैं। जो एमपीज है उन लोगों के लिए सेपरेट बजट लेके वो लोग फॉरेन जाके ट्रीटमेंट कर लेते हैं। मगर आम आदमी के लिए ही यही कीचड़ वाला, यही गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ पे ऑक्सीजन ही नहीं है, जब कोरोना टाइम पे आया तो वहाँ से डेवलप करना पड़ रहा है मोदी जी को। कितना बड़ा सवाल है ये, आप देख लीजिए। तो सेटिंग अप ऑफ, इसीलिए 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को खोलने की इस बजट में बताया गया है, और 2 मोबाइल हॉस्पिटल्स, क्योंकि कोरोना काल में हम डॉक्टर के पास नहीं, डॉक्टर ही हमारे पास आने की ज़रूरत आन पड़ी है। तो मोबाइल हॉस्पिटल्स का ही भी एक टेस्टिंग कर रहा है, एक पायलट प्रोजेक्ट 2 मोबाइल हॉस्पिटल लाने के लिए सोच रहे हैं। और सेटिंग अप ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर हेल्थ बोले एक ही होगी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर हेल्थ। जैसे WHO होती है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उससे रिलेटेड ये नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर हेल्थ एंड रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म, ये दोनों मिलके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरह ये काम करेगी साउथ ईस्ट एशिया में। क्योंकि चाइना से आया वो वहाँ से स्प्रेड हुआ, मगर हमारे जो भी साउथ ईस्ट एशिया में जो भी कंट्रीज है उन लोगों के कुछ भी प्रावधान नहीं दिया गया है। इसीलिए यहाँ से कुछ वायरस आने वाले की ज़रूरत है, तो हम प्रिवेंट करने के लिए रिसर्च की बहुत ज़रूरी होगी। इसीलिए रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म बोल के WHO से संबंध रखते हुए ये साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ के लिए काम करेगी, इंक्लूडिंग इंडिया में स्थापित होगी। ये सब देशों के लिए ये WHO की तरह काम करेगी। क्योंकि हम जब मोदी जी ने लॉकडाउन किया तो सब लोगों ने लॉकडाउन क्यों, इससे हमको आबादी चली जाएगी, इससे हमको बहुत तकलीफ उठाना पड़ा, ये बोला वो बोला, सब अपोजिशन अपना अपना धंधा चलाया। तो इसलिए एक प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर बोल के ये बजट का हम लोग
पहले ऑब्जेक्टिव देखे हैं, मगर इसके ये रीजनल हेल्थ रिसर्च प्लेटफॉर्म क्या करेगी बोले तो सारे देशों का साइंटिस्ट, एनजीओस, डॉक्टर्स, गवर्नमेंट, पीपल से ये लोग हमेशा बातचीत करेंगे ताकि ये प्रिवेंशन करे ऐसा पैंडमिक्स फैलने से पहले। क्योंकि एक अकेला नरेंद्र मोदी जी लॉकडाउन बनाए तो हर को समझ में नहीं आएगा। अगर इसमें डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, रिसर्चर तो उस पैंडमिक के लिए कुछ मेडिसिन डेवलप करेंगे लोग, और प्रिवेंशन कैसा करना है डॉक्टर भी हम अपने हेल्थ सेंटर्स में लोगों को अगवा करेंगे। ऐसा होना है तो ये ऐसा रिसर्च प्लेटफॉर्म हमारे देश में भी होने की ज़रूरत है। खाली का गवर्नमेंट का ही काम नहीं है प्रिवेंशन, ये डॉक्टर, साइंटिस्ट, एनजीओस सब लोगों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसीलिए ये होने के लिए भी मोदी जी लॉन्ग टर्म के लिए कितना सोचा देखो, ये इससे पता चल जाता है। जो मैंने प्रश्न पूछा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट इस देश में लार्जेस्ट बड़ा सा डिस्ट्रिक्ट है और कौन सा ज़िला इस देश में छोटा ज़िला है, तो हम पूरे 739 डिस्ट्रिक्ट ऑल ओवर इंडिया देखे तो हमको अंडमान निकोबार बड़ा सा डिस्ट्रिक्ट है और जो छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है वो लक्षद्वीप है। होप आप सबको इसका आंसर मिल गया होगा। आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फिर एक वीडियो मिलने तक जय हिंद, जय भारत।